ऐसे कई विषय आज के अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए। ये जितने भी विषय आज चर्चा के लिए रखे गए सभी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। लगभग 6 विषय रखे गए। 6 विषयों पर अगर डिटेल में चर्चा किया जाए तो बहुत समय लगेगा, मगर कुछ बातें इस मौके पर मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको ओबीसी कहा जाता है, उनकी हजारों समस्याएं हैं। मगर उन हजारों समस्याओं में जो पहले नंबर की समस्या है, 1000 समस्या और 1000 में भी जो पहले नंबर की समस्या है, वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये हम नहीं जानते। यही हमारी पहले नंबर की समस्या है। दूसरे नंबर की समस्या, तीसरे नंबर की समस्या, चौथे नंबर की समस्या, ये तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि हम अपनी समस्याओं को नहीं जानते। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है। ये पहले नंबर की समस्या क्यों? अगर हम अपनी समस्याओं को जान जाएं, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और अगर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो इस देश का जो लोकतंत्र है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और उस वोट की एक वैल्यू होगी, तो इसके आधार पर इस देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है। अगर इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का शेड्यूल ट्राइब अगर ये जान जाए कि इस देश में हमारी समस्या क्या है, तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करे। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने वोट का उपयोग करें। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो इस देश में समस्याग्रस्त है, अगर उनकी काउंटिंग किया जाए तो 90% लोग अगर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने वोट का उपयोग करें तो उनकी समस्याएं समाधान हो सकती। मगर इसके लिए पहले तो जानकारी करना पड़ेगा हमारी क्या समस्या है। बड़ी दिक्कत है। अभी वकील साहब बड़ी देर से संवैधानिक अधिकार के बारे में बता रहे थे, संवैधानिक बातें बता रहे थे, संवैधानिक शब्द बता रहे। सिंपल शब्द हमारे लोगों को नहीं पता है, संवैधानिक शब्द तो बहुत बड़ी बात है। सिंपल बातें जो है हमारे हक अधिकार के संदर्भ में, वो भी हमारे लोगों को नहीं पता है। ये बड़ी समस्या हमारी है और इसकी वजह से हमें हर बार बदलाया जाता है। कभी जाति के नाम पर लूट लिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर लूट लिया जाता है, कभी भाषा के नाम पर लूट लिया जाता है, कभी क्षेत्र के नाम पर लूट लिया जाता है। वो लूटते रहते हैं, हम लूटते रहते हैं और हमको हमारे अधिकार नहीं मिलते। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को खास तौर से मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों में पिछड़े वर्ग की तुलना में चेतना ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों में भी पिछड़े वर्ग की तुलना में चेतना ज्यादा है। लेकिन खास तौर से जो ओबीसी के लोग हैं, उनको मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं कि आपको दुनिया भर की जानकारी हो सकती है, लेकिन कुछ जानकारी अपने बारे में भी रखो। अगर आप ओबीसी के आदमी से बात करोगे तो उसको बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर उसको पूछो मंडल कमीशन कब लागू होगा तो आपका चेहरा देखेगा।
मैं रोज कार्यक्रम करता हूँ ओबीसी का, और मैं ओबीसी के लोगों को पूछता हूँ, कभी कभी तो हाथ खड़े करवा लेता हूँ, कितने लोगों ने मंडल कमीशन पढ़ा? तो लोग हमारा चेहरा देखते हैं जैसे हम कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी रिसर्च पूछ रहे हैं जो भारत में अवेलेबल नहीं है, वैसी कोई चीज पूछ रहे हैं। इस तरीके से हमारा चेहरा देखते हैं। अरे सिंपल पूछ रहे हैं, मंडल कमीशन जिसकी वजह से आपको अधिकार मिले हैं, आपने उसको पढ़ा है, सिंपल बात पूछ रहे हैं, और ये सिंपल बात का जवाब नहीं है, और चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि हम कौन सी चीज पूछ रहे हैं। हमने कहा चलो पढ़ा नहीं है तो देखा तो होगा, पढ़ा है ये पूछना ज्यादा कठिन सवाल है, तो देखा है कि नहीं देखा है ये पूछ लेते। तो बहुत सारे लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखा तक नहीं है, पढ़ा है नहीं है, फिर देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अपने अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि ओबीसी के लोगों को दुनिया भर की चीजों की जानकारी है, मगर ओबीसी के लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ओबीसी को अपने दोस्त की पहचान नहीं, ओबीसी को अपने दुश्मन की पहचान नहीं, ओबीसी को अपने उन महापुरुषों की पहचान नहीं है जिनकी वजह से आज मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, जिनकी वजह से आज हमें इज्जत की तरीके से जीने के हकदार, जिनकी वजह से भारतीय संविधान बना जो हमें इज्जत से जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उन महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम सुबह 4 बजे उठते ही गाना गाते रहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, गाते रहते, 4 बजे उठकर ही गाते रहते। और ओबीसी के लोगों को क्या है, इस जन्म से कोई लेना देना नहीं, दिमाग में इतना खुरापात भर दिया है कि इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर ओबीसी के लोग अगला जन्म सुधारने में लगे हुए हैं, इस जन्म से लेना देना नहीं है, जो टेंशन में है अगला जन्म कैसे सुधारना। और आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, ये सारी बात समझाकर मजा दूसरा लूट रहा है। मेहनत हम कर रहे हैं, लूट अगला। हमारे यहाँ कहा हल चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दे मुरारी। कहा कि मुरारी खिला रहे हैं, हल बैल चलाने की ब्राह्मण को जरूरत नहीं है, मुरारी खिला रहे हैं। हमारे लोग समझ गए मुरारी खिला रहे हैं, और खिला कौन रहा है? जन्म से लेकर मरने के बाद तक कौन दे रहा है, कौन खिला रहा है? मेहनत हम कर रहे हैं, कुदार पावर हम चला रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और वो बिना कमाए खा रहे हैं, बिना मेहनत किए खा रहे हैं, और वो बिना मेहनत किए खा रहे हैं, और हम ही को मूर्ख भी समझ रहे हैं, हम ही को नीच भी घोषित कर रहे हैं। मनुस्मृति में एक जगह लिखा है कि ओबीसी की जो जातियां हैं, जाट है, गुर्जर है, कुर्मी है, माली है, ये जो जातियां हैं, इसी तमाम जो जातियां हैं, तेली है, इनका अनाज लेने में कोई समस्या नहीं है, अनाज पवित्र होता है, इनका अनाज लेना पवित्र है, लेकिन इनका बनाया हुआ ब्राह्मण को खाना नहीं चाहिए, वो अपवित्र है। तो तमाम जगह जब हमारे घरों में पुरोहित आता है तो कहता है कि सीधा दे दो, हम बना लेंगे, आप हमें दे दो, हम बना लेंगे। तो लिखा, फिर भी तो आदमी के अंदर विवेक बुद्धि होती है, और जानवर के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? सहज बुद्धि होती है। एक सहज बुद्धि होती है और एक
विवेक बुद्धि होती है। तो जो सहज बुद्धि वाला जीव होता है वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है, लेकिन जो विवेक बुद्धि वाला जीव होता है वो सही क्या है गलत क्या है इसमें फर्क कर सकता है। और अगर ये फर्क वो करना बंद कर दे, सही और गलत में अंतर करना बंद कर दे, तो सहज बुद्धि वाले जीव से भी बदतर, मतलब जानवर से बदतर इंसान हो जाता है जब वो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो एक गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, किसी जानवर का बच्चा, आप उसको पकड़ो और पानी में डाल दो, क्या होगा? तैर के पार हो जाए, क्योंकि सहज बुद्धि में उसे तैरना आता है। आदमी के पास विवेक बुद्धि है, आदमी के बच्चे को उठाकर डाल दो, डूब जाएगा। आदमी कब तैरेगा? जब वो विवेक बुद्धि का उपयोग करेगा, तब वो पानी में तैर पाएगा कि जो पानी का भार है, जो हमारे शरीर का भार है, हमारे शरीर का भार पानी के भार से हल्का कैसे होगा? हम किस दशा में अपने शरीर को रखेंगे, कैसे हाथ चलाएंगे, कैसे पैर चलाएंगे, पानी में हम आगे बढ़ेंगे। ये विवेक बुद्धि का प्रयोग करके आदमी तैरना सीखता है। जानवर को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज बुद्धि से वो तैर जाता है। अगर आदमी विवेक बुद्धि ना लगाए तो आदमी डूब जाता है और जानवर से भी बदतर हो जाता है। उसी प्रकार से समाज में हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों? हमको हमारे हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? हमको नीच किसी ने घोषित किया, किसी ने अछूत घोषित किया, किसी ने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। वो कुछ भी बताए जा रहे हैं, हम उनकी बातें मानते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जानवर पूजनीय हो गया और आदमी तिरस्कृत किया जा रहा है। ऐसा सिस्टम पैदा हो गया। अगर तिरस्कृत होने वाले लोगों ने, जिनका तिरस्कार किया जा रहा है, उन लोगों ने अगर विवेक बुद्धि लगाया होता, सवाल किया होता कि हम कैसे पैदा हुए, तुम कैसे पैदा हुए, जब तुम जैसे पैदा हुए हम भी वैसे पैदा हुए, तो तुम बड़े कैसे हो गए, हम छोटे कैसे हो गए, तुम ऊंच कैसे हो गए, हम नीच कैसे हो गए। अगर विवेक बुद्धि का प्रयोग किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इसलिए आदमी और जानवर में अंतर है। आदमी के अंदर विवेक बुद्धि होती है तो हमें अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़े। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, आज हम महापुरुषों को मानते भी है तो कैसे मानते हैं? हमारी बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गई है कि हम बुद्धि का यूज ही नहीं कर रहे। उन्होंने कह दिया ये जाति है, 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 हमने मान लिया। कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई तेली है, कोई माली है, कोई कुशवाहा है, कोई सैनी है, कोई कुर्मी है, मान लिया। उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। क्या हमने कभी इस पर विवेक बुद्धि लगाया, दिमाग से सोचा कि इंसान में जाति, इंसान में कहा जाती होती? इंसान में इंसान होता है, एक ही जाति है, और कौन सी जाति? जो इंसान में जाति बनाकर हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनका फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। आज कोई कह रहा है जाट खा लिया, कोई कह रहा है गुजर खा लिया, कोई महाराष्ट्र में कोई कह रहा मराठा खा लिया, हरियाणा में कोई कह रहा कोई और खा लिया, उत्तर प्रदेश में किसी और को कहा जा रहा खा लिया। इतना दिमाग हम लगा रहे हैं, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि जब मंडल कमीशन ने हमारी संख्या 52% बताया तो आज तक 27% सेंट्रल गवर्नमेंट में ही क्यों है? अगर वो 27 का 52 हो जाए तो सबको फायदा हो जाएगा। इतना बुद्धि तो लगा सकते हैं ना, इतना दिमाग तो लगा सकते हैं। आपस में लड़ने के बजाय अगर इसके लिए लड़ रहे
तो सबको फायदा होता है। और राजस्थान में तो 27 भी नहीं है, ऐसे तमाम स्टेट है जहां उतना भी नहीं। वकील साहब ने कहा 50%, तो 50% संविधान के किसी आर्टिकल में तो नहीं लिखा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया। और जबरदस्ती अगर थोपा गया है तो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम थोड़ी है। अगर हम लोग संगठित होकर आवाज उठाएं तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आपस में लड़ने के बजाय अगर इसके लिए लड़े तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, सबका फायदा हो सकता है। मगर जिनको मिल रहा है आपके हिस्से का, जो खा खा के मोटे हो रहे हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो इनका फायदा है, अगर ये आपस में लड़ेंगे तो हमारा फायदा है। और भी बहुत मजे की बात है, हम लोग सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब लाइन लगाकर वोट उनको देना होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी हो जाता है, ये भी बड़ी अजीब बात है। मतलब आपस में रोज लड़ रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग खूब लड़ रहे हैं, और जब वोट देने का समय आया तो किसके कान में क्या बोलना है वो बोल के जाता है और सब लाइन लगाकर उसको वोट दे देते हैं। तो हमें दिमाग लगाना होगा, क्या जाति व्यवस्था इंसानों में होती है? अगर नहीं होती तो हम क्यों उसको मानते? अगर जाति व्यवस्था इंसानों में नहीं होती है तो हम क्यों मान रहे? और इतना तक तो ठीक था कि हम ही मान रहे थे। जिन महापुरुषों ने पूरी कुर्बानी दिया अपने जीवन की, एक जाति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कुर्बानी दिया, उन महापुरुषों को भी एक एक जाति वाले लेके पकड़ के बैठ गए। ये हमारी जाति वाला है, ये तुम्हारी जाति वाला है, ये इसकी जाति वाला है, ये उसकी जाति वाला है। अरे भाई, एक जाति के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए संघर्ष किया, एक जाति के लिए संघर्ष नहीं किया। और अगर हम एक जाति का महापुरुष मानते हैं तो अन्याय कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका। हमें समझना पड़ेगा, इस देश में, आधुनिक भारत में सबसे पहले 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम शुरू किया। हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, तमाम ओबीसी के लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता मानते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं, क्योंकि आज जो हमें मिला हुआ है वो उनकी वजह से मिला, ज्योतिराव फूले की वजह से मिला। उन्होंने जिस लड़ाई की शुरुआत किया, उस लड़ाई की वजह से आज जो हमें मिला हुआ है, आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ज्योतिबा फूले की लड़ाई की वजह से ये हुआ है। इसलिए ज्योतिबा फूले को हम लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई की शुरुआत किया। ज्योतिबा फूले अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में गए, ब्राह्मणों ने धक्के मारकर उनको बाहर किया। ज्योतिबा फूले को बहुत बुरा लगा, हमको आपको कोई धक्के मारेगा तो किससे लड़ेंगे? एक आदमी से जिसने धक्के मारा, हमको आपको कोई धक्के मारेगा तो किससे लड़ेंगे? उस एक आदमी से जिसने धक्के मारा। और ज्योतिबा फूले को जब धक्का लगा तो एक आदमी से लड़ाई नहीं शुरू किया, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू किया जिस सिस्टम की वजह से धक्का मारा। हमारे बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत लोग समाज में काम करते करते जगाते जगाते परेशान हो जाते, तो क्या कहते हैं, सर ठीक कर रहा मोदी। क्या कहते, हमसे ही कहते, मोदी ठीक कर रहा है। जब इन लोगों के सब अधिकार खत्म हो जाएंगे और डंडे पड़ेंगे इनके ऊपर, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर ये ठीक हो जाएंगे। परेशान हो जाते समझाने तो लोग ऐसा कहेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा अन्याय अत्याचार की वजह से चेतना पैदा होती है। ये सही नहीं है।
एहसास से चेतना पैदा होती है। ज्यादा अन्याय अत्याचार से नहीं पैदा होती है, एहसास से पैदा होती है। ज्योतिबा फूले जब थे तो उनके पहले भी बहुत सारे लोगों को धक्का मारा गया, बहुत सारे लोगों का अपमान किया गया। अब ज्योतिबा फूले को जब धक्का मारा गया, ज्योतिबा फूले बाहर निकले तो ज्योतिबा फूले देख रहे थे सड़क पर जिनके गले में मटका बंधा हुआ था, पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, वो लोग हंसते हुए जा रहे थे। ज्योतिबा फूले बहुत सोचने लगे, सोच में पड़ गए, अरे मुझे तो केवल धक्का मारा गया, मैं इतना दुखी हूं, इनके गले में मटका, पीछे झाड़ू बांधा गया है। मतलब अब इससे ज्यादा भी कुछ हद हो सकती है। आदमी को जानवर से भी नीचे लेवल पर इन लोगों ने गिराने का काम किया। तो ज्योतिबा फूले ने कहा इनको गुस्सा नहीं आ रहा, ये नाराज नहीं दिख रहा है, ये तो खुशी खुशी हंसते जा रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले ने बहुत देर तक सोचा, मुझे ही क्यों गुस्सा आ रहा, इनको क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों दुख हो रहा है, इनको क्यों नहीं हो रहा। तो सोचते सोचते ज्योतिबा फूले को समझ में आया कि मैं पढ़ा लिखा, मान सम्मान स्वाभिमान की भावना मेरे अंदर है, और जिसके अंदर मान सम्मान की भावना होगी उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, उसे उसका एहसास होगा तो गुस्सा है। इसलिए मुझे आ रहा, क्योंकि मुझे एहसास है, और एहसास क्यों है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो ज्योतिबा फूले को यह बात समझ में आई। फिर दूसरी बात भी ज्योतिबा फूले को समझ में आई कि अब ये व्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था है जिसके शिकार रोज लाखों करोड़ों लोग हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को अगर बदलना है तो क्या ज्योतिबा फूले अकेले बदल सकता है? तो अकेले तो ज्योतिबा फूले इस सिस्टम को नहीं बदल सकता। जब अकेले ज्योतिबा फूले इस सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं तो इसका मतलब ज्योतिबा फूले को लोगों को इस बात का एहसास कराना होगा, जिस बात का एहसास ज्योतिबा फूले को है, इस बात का एहसास लोगों को कराना होगा और मिलकर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। आज हम लोग अलग अलग जाति का संगठन चला, ज्योतिबा फूले जाति का संगठन नहीं बना लेते, वो भी बना लेते, उन्होंने तो नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? एक जाति के ऊपर ये व्यवस्था है, एक जाति इस व्यवस्था की शिकार है, या जितने लोग शिकार है सभी को मिलकर लड़ना होगा। कि एक जाति के लड़ने से होगा, नहीं होगा। जितने लोग इस सिस्टम से कम पीड़ित हैं या ज्यादा पीड़ित हैं, उन सभी को इकट्ठा करके इस सिस्टम के खिलाफ में लड़ना होगा। और इसलिए ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोला और कहा बिना विद्या के मति नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गत के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र टूटे। ये जो इतना सारा सत्यानाश हुआ है इसकी जड़ में अविद्या है, इसलिए उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। उनको क्यों पढ़ाना? उनको इसलिए पढ़ाना पड़ा कि इस देश के सिस्टम में शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने से रोका गया था। ओबीसी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, वो तो केवल लगे रहते हैं काम में। उनको जो काम बताया गया है अगला जन्म सुधारने के लिए, उसी में लगे रहते हैं। इसकी कोई जानकारी उनके पास में होता है उनके साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ होता, छोटे छोटे की तो बात ही नहीं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुर्सी से हटे तो घर उनका गंगा जल से शुद्ध किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी यादवों का सबसे मजबूत जिला माना जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह का जिला है। वहां यादव जी भागवत कथा कहने चले गए। अब भागवत कथा किसकी? तो ब्राह्मणों ने ही बताया कृष्ण की है। और कृष्ण किसके? तो यादव के भगवान है। ब्राह्मणों ने ही बताया, हम नहीं बता रहे हैं।
अब यादव अपने भगवान की कथा नहीं कह सकता है। भैया कैसा धर्म है तुम्हारा, ये तो समझ में नहीं आता है कि तुम जिसका भगवान बता रहे हो वही कथा नहीं कह सकता अपने भगवान का। अच्छा, अपने खानदान अपने पूर्वज के बारे में जिसका जो पूर्वज होगा उसके पास तो ज्यादा जानकारी होगी। तो ब्राह्मण ये कह रहे हैं नहीं, यादव को कैसे कृष्ण के बारे में कथा सुनाने का अधिकार है, वो भी तो हमको ही है। तो ये हो रहा है, लेकिन एक नजर होती है, एक नजरिया होता है। एक नजर है और एक नजरिया है। जिसके पास नजरिया है उसको दिखाई देगा, जिसके पास केवल नजर है उसको दिखाई नहीं देगा। तो नजर के साथ साथ नजरिया होना चाहिए। किसी चीज को आप किस नजरिए से देखते हो तब वो चीज ठीक से आपको दिखाई दे। तो इसलिए ज्योतिबा फूले को शुरू करना पड़ा, क्योंकि उस समय की जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई थी, तो शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से रोक लगाई थी। आज कहते तुम्हारा भी धर्म हमारा भी धर्म एक है, कहते कि नहीं कहते? तो मनुस्मृति में क्या लिखा? अगर ये वेद पढ़ ले, उच्चारण करे तो जीभ काट दो, अगर ये आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल दो, अगर ये कान से सुन ले और याद कर ले तो कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। तो हमारा धर्म तुम्हारा धर्म एक कैसे? तो ये तो विवेक बुद्धि से पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने पहला काम किया हम लोगों को पढ़ाने लिखाने। ज्योतिबा फूले जब ये काम शुरू कर रहे थे तो उन्हें प्रेरणा देने की जरूरत थी। तो प्रेरणा देने के लिए वो गए, कहां पर गए? जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि थी वहां पर गए। और वहां पर गए तो वहां झाल झंखाल लगे हुए थे, तो उसको साफ किया ज्योतिबा फूले ने। वहां दिया जलाया तो गांव का एक ब्राह्मण उधर से गुजर रहा था। उसने ज्योतिबा फूले को देखा, ये कौन आदमी आ गया? शिवाजी महाराज का इतना दिन से समाधि पड़ी हुई है, कोई नहीं इसको साफ कर रहा था, ये कौन सा आदमी आ गया जो साफ कर रहा है? तो उन्होंने ज्योतिबा फूले को कहा कि ये कुंभट, कुर्मी को कुंभट को हो तो गाली होती है, कहा ये कुंभट तुम्हारा बाप लगता है क्या? तो वो समझ गया कि ये शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले रहे हैं, तो कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले इस व्यवस्था के खिलाफ में आधुनिक भारत में पहली लड़ाई शुरू की। और ये लड़ाई जब ज्योतिबा फूले ने शुरू किया तो रनाडे नाम के ब्राह्मण ज्योतिबा फूले के पास में गए। न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रनाडे नाम के ब्राह्मण ज्योतिबा फूले के पास में गए और ज्योतिबा फूले को कहा, हम लोग अंग्रेजों को भगा रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो ज्योतिबा फूले ने रनाडे को जवाब दिया और कहा, तो ठीक है तुम भगा रहे हो, लेकिन कल जब अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम ब्राह्मण लोग हम जैसे कुणबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? ज्योतिबा फूले उनको कह रहे थे कि तुम तो अंग्रेज को भगाने में हम तुम्हारा साथ दे देंगे, लेकिन अंग्रेज चले जाएंगे, तुम हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करोगे? ज्योतिबा फूले समझ रहे थे कि अंग्रेज तो चले जाएंगे और ये हमारी गुलामी और मजबूत हो जाएगी। इसलिए ज्योतिबा फूले ने कहा, नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ज्योतिबा फूले ने अपनी लड़ाई लड़ा। ज्योतिबा फूले के बाद साहू महाराज ने ज्योतिबा फूले की लड़ाई को, छत्रपति साहू महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के थे, उन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और उनकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तमाम सहूलतें विदेश में पढ़ाई लिखाई करने से लेकर और तमाम प्रकार का आंदोलन चलाने में सबसे पहले 50% रिजर्वेशन का प्राविधान छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में दिया 26 जुलाई 1902। और
साउथ बोरो कमीशन के सामने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा मांगिए, मेमोरेंडम दीजिए। और भास्कर राव यादव जो सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष थे, उनको कहा आप भी मेमोरेंडम दीजिए। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे। ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई बताता नहीं है और ये ओबीसी के लोगों को जानकारी नहीं है, तो भ्रम में रहते हैं देश का मामला, देश का मामला, देश का मामला। उनको जब संकट आता है तो देश का झंडा उठा लेते हैं और सब हम उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते असल मामला क्या है। देश का मामला है तो उनका निजी मामला है। जब आरक्षण की मांग हुई तो तिलक ने कहा, अथनी नामक गांव में जो छत्रपति साहू महाराज के राज्य के बॉर्डर पर ही था, राज्य के अंदर तिलक को डर लग रहा था कि साहू महाराज के खिलाफ बोलेंगे तो दिक्कत हो सकती, तो राज्य के बॉर्डर के गांव पर किया और कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली तमौली और कुंभटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेंगे, कुर्मी हल चलाएंगे, दर्जी कपड़े सिलेंगे। किसने कहा? ये नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो मेरा भी स्वराज्य, तेरा भी स्वराज्य, स्वराज्य तो हमारा भी लेता। आधा पढ़ाया जाता, अगर पूरा पढ़ा दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में तमाम प्रकार के घोटाले हुए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला पैसे का घोटाला नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला इस देश में अगर कोई हुआ तो इतिहास का घोटाला हो, और वो तब भी हुआ और आज भी हो रहा है। वो बुद्ध की मूर्ति को विष्णु बता करके वो कोर्ट पहुंच गया आदमी, वो घोटाला करने के लिए ही पहुंच गया, तो कोर्ट ने उसको रोक दिया, वो घोटाला करने के लिए पहुंचा। तो पैरेलल दो चीजें चल रही थी, ये मैं ये समझाना चाहता हूं। पैरेलल दो चीजें चल रही थी। एक चीज ये चल रही थी कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना, दूसरी चीज उसी के पैरेलल चल रही थी कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, फिर वही आ जाएंगे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने ऊंच नीच बनाया, जिन्होंने छुआछूत बनाया। तो क्या वो बराबरी लागू करेंगे? तो ये दूसरी लड़ाई चल रही थी और वो बराबरी नहीं लागू करना चाह रहे थे। तिलक ये नहीं कहते। तिलक जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, मरने वाले थे, तो बाल गंगाधर तिलक उनके पास में, बिपिन चंद्र पाल उनके पास में गए तिलक जी को मिलने के लिए। लाल बाल पाल की जोड़ी कही जाती, तो गए। आदमी कोई मरने वाला होता है तो आदमी क्या कहता है? आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे, काम हो जाएगा, बच्चे ठीक रहेंगे, हम देखभाल करेंगे। आश्वासन देता है, जो उसका सपना होता है उसको लेकर आश्वासन देता है। तो बिपिन चंद्र पाल ने भी तिलक जी को आश्वासन दिया और कहा कि तिलक जी आप चिंता ना करो, हम आपके सपनों का भारत बनाएंगे। तो तिलक जी ने उठाने का इशारा किया। तिलक जी को लगा होगा कि पता नहीं बिपिन को समझ में आ रहा हम कैसा भारत बनाना चाहते कि नहीं समझ में आ रहा, इसको गाइड किया जाए। तो उठने का इशारा किया तो तिलक जी को उठाकर बिठाया गया। तो तिलक जी ने बिपिन चंद्र पाल को कहा, क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? ये नहीं कहा कि क्या भारत आजाद होगा, क्या लोकतंत्र आएगा, क्या सबको अधिकार मिलेंगे, ये नहीं कहा। कहा क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? तो पेशवा कौन थे? जिन्होंने गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा था, जिन्होंने ज्योतिबा फूले को बारात में जाने की वजह से अपमानित करने का काम किया था, और जिन पेशवाओं के राज को 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव में खत्म किया था इस देश के मूल्यवासियों ने, वो 30 थी और उस पेशवाई को तिलक चाहते थे फिर से। और हमें क्या बताया? अरे तिलक की आजादी, देश की आजादी, तिलक देश के नेता, हमें समझाया जाता, हमें बताया जाता। लड़ाई क्या थी?
लड़ाई तो ये थी कि ये देश अंग्रेजों के हाथ में चला गया है, ये हमारे कब्जे में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अरे जल्दी नहीं लोगे तो ज्योतिबा फूले पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज इन लोगों को मौका दे रहे हैं पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का। ये भी समझदार हो जाएंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे, हमारी गुलामी कैसे करेंगे? जब ये भी समझदार हो जाएंगे तो हमारी गुलामी कैसे करेंगे? जल्दी भगाओ ताकि हमारा कब्जा बना रहे, जल्दी भगाओ अंग्रेज। तो ये लड़ाई चल रही। तिलक गए थे छत्रपति साहू महाराज को मिलने के लिए और कहा आ जाइए, जैसे ज्योतिबा फूले से मिलने रनाडे गए थे, वैसे साहू महाराज को मिलने तिलक गए थे। तो साहू महाराज ने कहा भाई तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, अंग्रेज चले जाएंगे कल तो तुम्हारा राजा आएगा, और जब कल तुम्हारा राजा आएगा तुम हमारी प्रजा के साथ क्या करो? मैं नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो लाला लाजपत राय उनसे मिलने के लिए गए और कहा आ जाइए। तो बाबा साहब ने कहा मैं पढ़ने आया हूं। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल किया, आप पूछिए गांधी और कांग्रेस से, ये लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक देश की आजादी और एक देश के लोगों की भी आजादी, क्या ये लड़ रहे? जवाब नहीं दिया। तो ये फूले साहू अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो लड़ाई किस लिए थी? इस देश में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। अंग्रेज जाने के बाद कोई फिर से इन लोगों का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय संविधान आज हम लोगों के सामने है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से उस संविधान में आज हम लोगों के हक अधिकार, नागरिकों के हक अधिकार हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने लायक हुए, इसके पीछे ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज का जो संघर्ष है उसकी वजह से हुई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3 गुरु बनाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे पहले गुरु तथागत, हमारे दूसरे गुरु कबीर और हमारे तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले। बाबा साहब ने घोषित किया, छुपा के नहीं रखे। तो ये जो 1848 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया और साहू महाराज ने जिसको आगे बढ़ाया, उसकी वजह से संविधान बनाने में जो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका हुई और जो अधिकार हम लोगों को मिले वो हुआ, नहीं तो ये संभव नहीं होता। और उसकी वजह से 1 वोट 1 वैल्यू आए। भारत के इतिहास में जब से ये लोग आए हैं, इनके ऊपर इससे बड़ा खतरा कोई नहीं आया। ब्राह्मणों के ऊपर जब से आए हैं इस देश में, सबसे बड़ा खतरा क्या आया पता है? एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट का अधिकार सबसे बड़ा खतरा है। इससे बड़ा खतरा इनके ऊपर कोई नहीं आया। और ये तो नहीं चाहते थे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग तो कह रहे थे पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, टैक्स देने वालों को होना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा सबको होना चाहिए। कहा ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, कैसे वोट देंगे? कहा तो चुनाव निशान बना दो। बाबा साहब ने कहा अनपढ़ है, नाम नहीं पढ़ पाएंगे तो चुनाव निशान बना दो। जिन चीजों का ये उपयोग करते हैं वही पर्चे पर छाप दो, उसी का प्रचार करो, वही देख कर ठप्पा मार देंगे। तो कहा पढ़े लिखे नहीं है तो गलत आदमी को वोट देंगे। तो कहा प्रैक्टिस करते करते वो भी सीख जाएंगे। एक बार गलत को देंगे, 2 बार गलत को देंगे, 3 बार, फिर सीख जाएंगे। तो अंग्रेजों को बाबा साहब अम्बेडकर का तर्क प्रभावित किया और इसकी वजह से सबको वोट का अधिकार मिला। और अंग्रेज बाबा साहब के तर्कों से इतना प्रभावित हुए, क्योंकि अंग्रेज तो जातिवाद मानते नहीं थे। हमारे यहाँ होता तो कहते आदमी तो बुद्धिमान है लेकिन फला जाति का है, कैसे इसका मदद कर ले। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को
इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो उन्होंने जब अपने यहाँ कमेटी बनाई वोट का अधिकार देने के लिए, तो मेंबर के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उसमें शामिल किया, क्योंकि वो तो विद्वता की वैल्यू करते थे, जाति की वैल्यू नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने वहां बुलाया। और बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ये वोट का अधिकार मिला। तो ये जो जितनी सारी साजिशें हो रही है, क्यों हो रही है? आपके वोट के अधिकार को दबाने के लिए, और कैसे उसका मिसयूज करके 3.5% के ब्राह्मण इस देश की सत्ता पर कब्जा करें, इसके लिए ये सारी साजिशें हो रही है, जिसका आप लोगों ने सब्जेक्ट बनाया, विषय बनाया। पहला काम ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने सोचा हमने तो जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर लागू कर दिया, बड़ा खतरनाक मामला है। और अगर ऐसा है तो अब तो सबको घर वोट मांगने जाना पड़ेगा। इनके वोट के बगैर हमारी संख्या तो 3.5% है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? और अगर हम इनके पास जाएंगे और इनको कहेंगे कि वोट दे दो, तो ये क्या कहेंगे? अगर मान लो वो आए आपके घर में, हमारे घर में वोट मांगने के लिए, कहे भाई हमने आपको शूद्र बनाया, हमने आपको अछूत बनाया, हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, आप हमें वोट दे दो। देगा आदमी वोट? बोलेगा यही खोज रहे थे कौन बनाया, निकालो लाठी किधर है। तो वो नहीं मिलेगा, लाठी मिल सकती है। तो उन लोगों ने खतरे को भांप लिया, कहा सही बात समझाकर वोट नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? अपने धर्म का नाम बदल दिया। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा हम हिंदू नहीं हैं, ये तो आक्रांताओं द्वारा दिया गया शब्द, लिखा नहीं लिखा। लेकिन ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया कि अगर ये नाम बदल लेते हैं तो मामला हल हो जाएगा। तो उन्होंने नाम बदल लिया और कहा ये हिंदू धर्म है। तो हमारी गली मोहल्ले में आ गए, हमको तो वो लोग पहले से हिंदू हिंदू कह रहे थे, तो हमारे दिमाग में तो घुसा ही था। ब्राह्मण में वोट कर रहे थे वो हिंदू नहीं है। जब जजिया कर लगा तो ब्राह्मणों ने महल घेर लिया सुल्तान का दिल्ली में और कहा हिंदू नहीं है, हम नहीं देंगे। तो जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, वो हमारे गली मोहल्ले में ओबीसी SC ST के आ गए और क्या कहा? हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। तो हमारा आदमी खुश हो गया। कल तक तो ये परछाई पड़ने से दूर भागता था, आज हमारे गली मोहल्ले में आकर कह रहा है तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। फिर आगे कहा, फिर सोचा कि अगर ये पूछ लेगा आगे ओबीसी SC ST वाला, अरे हम हिंदू तो हैं, कौन से वार्ड में है? तो कहा फिर संकट खड़ा हो जाएगा। ये पूछे इसके पहले ही आगे की लाइन बता दो, इसको इकट्ठा करना है तो इसका दुश्मन पहले खड़ा कर दो। तो कहा एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपको पूछने का ही मौका नहीं मिलेगा कि हिंदू में वर्ण क्या। अरे जो हिंदू बनाने आए उससे पहले पूछो, चलो हम हिंदू हैं, तुम भी हिंदू, वर्ण क्या है हमारा, ये तो बताओ। और अगर तुम्हारा वर्ण दूसरा है, हमारा वर्ण दूसरा है, तो हम तुमको क्यों सपोर्ट करें? तो कहा एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। पहले हिंदू महासभा बनाई, फिर RSS बनाई। 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, 700 साल बाद, 800 साल बाद, जब बच्चे पैदा करते 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 बढ़ा देंगे मुसलमान, तब देश पर कब्जा कर लेंगे। और हम लोग कितने समझदार, 700-800 साल बाद वो बताए कब्जा कर लेंगे, तो उनको रोकना है। और 3.5% वाले को जितने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर गुलाम बनाया, उसको सर पर बिठाना है ताकि वो पेशाब करे वहां बैठ। हम कितने अकलमंद लोग, हम उनके पीछे खड़े होंगे। और इस काम में बकायदा जो बना, हिंदू महासभा बनी, RSS बना, इसमें बकायदा कांग्रेस के लोगों ने भी मदद किया। हिंदू महासभा के 2 सम्मेलन तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के पंडाल में तुरंत हुए, उसी पंडाल।
अगर जाति के आधार पर गिनती जारी रहती तो ये आसान नहीं था। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया? सबसे पहले जाति आधारित गिनती बंद कर दिया। और ओबीसी की गिनती कहां होने लगी? धर्म के नाम पर 3.5% ब्राह्मणों के साथ में ओबीसी की गिनती होने लगी। मतलब हमारे पास 3.5 रुपया है, आपके पास 52 रुपया है, अकाउंट जाके खुला, किसके नाम से? हमारे नाम से, और आपका 52 रुपया भी उसमें जमा कर दिया। आप जमा तो कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। इनका सिस्टम क्या है? आप जमा करो, जहां जहां उनके सेंटर बने हुए हैं जाके जमा करो। लोग लाइन लगा के सुबह सुबह जमा करते हैं। तो जमा तो आप कर सकते हो, निकालने की व्यवस्था नहीं है आपके लिए, निकालेगा वही। जनगणना बंद कर दिया, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना बंद कर दिया। क्यों? अगर जाति आधारित जनगणना होती तो हर बार ये आंकड़ा निकल कर आता कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अरे तो लोग कैसे सोचते? अरे ये 3.5% है, हम इतने परसेंट है, ओबीसी इतना परसेंट है, एससी इतना परसेंट है, एसटी इतना परसेंट। अरे ये 3.5 वाला प्रधानमंत्री भी रहता है, ये 3.5 वाला मुख्यमंत्री भी रहता है, ये 3.5 वाला डीएम भी रहता है, ये 3.5 वाला कोतवाल भी रहता है, गांव का प्रधान भी रहता है, जिला पंचायत का सदस्य भी रहता है। ये 3.5 वाला ही क्यों रहता है? जब हमारी संख्या ज्यादा है तो हम क्यों नहीं रहते? अगर जाति के आधार पर गिनती होती तो ऐसी सोच पैदा हो सकती थी। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, लेकिन ये सोच पैदा हो जाती और ये खतरा बना रहता। तो इसलिए गिनती को रोक दिया। दूसरा काम क्या किया? कहा ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण तो नहीं रोक पाए, तो एससी 15% ऑल इंडिया में, एसटी 7.5% ऑल इंडिया में। चलो यहां तक तो अभी चल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे? ओबीसी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो संविधान सभा में यह कहा गया कि भाई ओबीसी की तो कोई पहचान नहीं है अभी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में यही बात लिख दिया संविधान के कि आयोग बनाया जाए। तो नेहरू जी आयोग भी नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना? सोच रहे थे कि अगर ओबीसी की भी पहचान बन गई, कैटेगरी बन गई, तो एससी 15%, एसटी 7.5%, 22% हो गए। अगर 52% ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ गया तो इनकी एकता बन जाएगी। अरे रिजर्व कैटेगरी वाले इकट्ठा नहीं आ जाएंगे, उनके हक अधिकार एक जैसे हो जाएंगे, तो इकट्ठा आ जाएंगे। तो ये एससी एसटी के साथ अगर ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो गया तो ये 74.5% हो जाएंगे। और 74.5% का मतलब है कि अगर ये इकट्ठा होकर के इस देश में चुनाव लड़ेंगे तो इस देश में 3.5% ब्राह्मणों को सत्ता में लाना मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया? इसलिए जनगणना को रोक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसमें एक बड़ा मुद्दा था कि ओबीसी के लिए आयोग नेहरू जी नहीं बना रहे थे। कितने ओबीसी के लोगों को पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए आयोग बने, इसके लिए भी इस्तीफा दिया? कितने ओबीसी के लोगों को पता है? जैसे अब मीडिया का यूज होता है वैसे तब भी मीडिया का यूज होता था। ये खबर अखबारों में छपने नहीं दी गई। और बाबा साहब अम्बेडकर को जब आर्यल चंदापुरी ने बिहार से बुलाया, दबाव बना, रैली कराई, तो कालेलकर कमीशन गठित किया, लेकिन बाद में रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया ताकि ओबीसी को अगर अधिकार मिल जाएगा, किसके अधिकार पर वो लोग काबिज है? अगर हर जगह उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है तो किसके अधिकार पर है? ओबीसी को जो मिलना था, ओबीसी का जो हिस्सा था, उसी हिस्से पर वो काबिज है। अगर ओबीसी का हिस्सा ओबीसी को मिल जाए तो अपने आप औकात में आ जाए। अगर उनको औकात में लाना है तो ओबीसी का हिस्सा ओबीसी को लेना पड़ेगा अपना।
तो इसलिए ओबीसी का रोक। फिर क्या, 3.5% ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई, 3.5% ब्राह्मणों ने जनसंघ बनाई, कहा एक सेकुलर हो गया, एक कम्युनल हो गया। फिर 3.5% वालों ने ही सोचा लोकतंत्र पर कब्जा करना है। ये लोग तो दुखी लोग, पीड़ित लोग तो हैं ही। पीड़ित लोगों की विचारधारा मार्क्स की विचारधारा है दुनिया में, कम्युनिस्ट विचारधारा है दुनिया में। इनमें से कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी बना लिया तो कहीं ये लोग उसमें ना भाग जाए। कहा उधर भी हमें ही रहना है, तो ब्राह्मणों ने कम्युनिस्ट पार्टी भी बना लिया। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, आप तब से लेकर आज तक का देख लो कम्युनिस्ट पार्टियों का। कम्युनिस्ट पार्टी बना ले, तीसरा काम कर ले। चौथा, जब सोशलिस्ट मूवमेंट चला उसमें भी घुस गए। मधुलिनीय जैसे ब्राह्मण जिसने कोर्ट में जाकर और ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर जबरदस्ती से थोप दिया। एससी एसटी को क्रीमी लेयर नहीं है, ओबीसी के ऊपर जबरदस्ती से क्रीमी लेयर थोप दिया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाए, ले ले ले। दांत ही नहीं है तो कैसे चना खाएगा? दांत होना चाहिए खाने के लिए। अब जिसके पास अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए पैसा है वो क्रीमी लेयर में, और जिसके पास पैसा नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले खबर आई कि मोदी सरकार विचार कर रही है कि खेती की इनकम भी जोड़ दिया जाए क्रीमी लेयर में, और भी इनकम जोड़ दिया जाए क्रीमी लेयर। तो सोशलिस्ट में भी मूवमेंट में भी ब्राह्मण घुस गए, और इसीलिए जनसंघ के साथ सोशलिस्ट मूवमेंट वालों ने समझौता किया और उनका काम तमाम हो गया, और जनसंघ निकला वहां से भारतीय जनता पार्टी बना लिया। ये घुसपैठ किए और सत्यानाश कर दिया। फिर काशीराम जी ने एक मूवमेंट चलाया, बहुजन मूवमेंट। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने बताया 85%। भारत के इतिहास में कैलकुलेटेड तरीके से कि हम 85% की राजनीति कर रहे हैं, ये बताने वाले पहले व्यक्ति मान्यवर काशीराम साहब। और उन्होंने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनमें भी सतीश मिश्रा जैसे ब्राह्मण घुस गए और उनका भी तमाम कर दिया था। तो मैं ये समझा रहा हूं कि हमको हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा भाई हमारी दोस्ती किसके साथ चल सकती, किसके साथ नहीं चल सकती। देखो, सबके साथ दोस्ती सबकी नहीं चल सकती। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा कि शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप और न्योला भी एक साथ नहीं रह सकते। एक जगह लिखा बाबा साहब। तो हमें भी समझने की जरूरत है। जगदेव बाबू ने बिहार से नारा लगाया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सोचतों ने ललकारा है 90 भाग हमारा, और कहा कि हम उन्हीं 90% की राजनीति के लिए बने हैं, हम उनकी राजनीति के लिए नहीं बने जिनको सब मिला है। तो हमें जैसे ओबीसी को सबसे ज्यादा ये बात समझने की जरूरत है। ओबीसी जिनसे दोस्ती कर रहा है उसकी समस्याएं आपकी समस्याएं एक जैसी नहीं है, बल्कि आपके हिस्से पर वो कब्जा किया हुआ है। अगर घोड़ा और घास से दोस्ती हो जाए तो दोस्ती कब तक चलेगी? जब तक घोड़े को भूख नहीं लगेगी तब तक दोस्ती चलेगी, और जैसे ही घोड़े को भूख लगेगी घोड़ा खा लेगा। ऐसे ही आरएसएस वाले आते हैं मोहल्ले में, क्या करते हैं? कितनी जातियों का मोहल्ला है, सब घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांग लो, सब घर से थोड़ा थोड़ा दाल मांग लो, नमक मांग लो, तेल मांग लो, फिर एक जगह एक बर्तन में खिचड़ी बनाओ। करते हैं ना, ऐसा करते हैं, और फिर खिलाओ सबको। फिर कहो देखो भाईचारा बन गया, बन गया भाईचारा। खिचड़ी खाने तक भाई, वोट देने तक भाई, चंदा देने तक भाई, मुसलमान से लड़ने तक भाई। जैसे कहा जाति जनगणना कराओ, क्यों नहीं करा रहे? हमारे 52% है, 52% क्यों नहीं दे रहे? तब भाई नहीं, तब चारा। पहले भाई बनाया, फिर चारा बनाया, फिर हजम कर गया। और
और हम भाईचारा का ही ढोल बजा रहे, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। तो हमें समझना पड़ेगा, एक्चुअल स्थिति समझना पड़ेगा क्या है। अब दोस्ती किससे हो सकती है? अरे शेड्यूल कास्ट का आदमी, उसको भी इस सिस्टम के अन्याय अत्याचार से आपसे ज्यादा पीड़ित किया गया। शेड्यूल ट्राइब का आदमी, इस सिस्टम ने उसको आपसे ज्यादा पीड़ित किया। उसको भी संविधान में रिजर्व कैटेगरी में रखा, आपको भी रखा। आपकी समस्याएं उसकी समस्याएं एक है, आपके हित उसके हित नहीं टकराव कर रहे हैं। काशीराम जी ने एक और नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और दूसरा नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब है, इसका मतलब है आपस में कोई टकराव नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अगर इकट्ठा होते हैं तो ये आपसी सहमति है कि किसी को किसी का हक नहीं लेना है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलेगा। तो ये दोस्ती हो सकती है। आप जिनसे दोस्ती कर रहे हो उनसे दोस्ती नहीं हो सकती है। उसमें आप भाई बन सकते हो और भाई के बाद फिर चारा बन सकते हैं। इतना ही हो सकता है। अभी मोहन भागवत ने अपने 100 साल पूरा होने पर क्या कहा? वंचित वर्गों के साथ में दोस्ती करो। आरएसएस के लोगों को क्या कहा? वंचित वर्गों के साथ दोस्ती करो। उनसे दोस्ती करोगे तभी तो वोट मिलेगा, तभी तो 3.5% वाले सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाएंगे तब तो हमारे अधिकार खत्म करेंगे। अगर हम सरकार बना लेंगे तो हमको नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का चेहरा आगे करते हैं कि चलो हमारे नाम पर नहीं मान रहे, ये ओबीसी ओबीसी, इसको तो हम प्रचार कर रहे हैं, ओबीसी मानकर इसके पीछे चले आओ। काम तो हमारा ही करेगा, है तो हमारा ही आदमी, काम तो हमारा ही करेगा, पैदा तो हमारा दिया हुआ है। आरएसएस माँ बाप है, बेटा बीजेपी है, बेटा मान लो, बेटी मान लो, जो भी मान लो, माँ बाप तो आरएसएस है। तो आरएसएस जो कहता है वही करता। इसलिए कितने साल निकल गए जनगणना को लेकर। 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, 24 निकल गया, 25 आ गया। 24 में जब धक्का लगा और 2 बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी हो गई, तब लगा कि अब जनगणना नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तब आरएसएस ने कहा कि नहीं, जनगणना तो होनी चाहिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। शब्दों में राज समझो। अच्छा, जनगणना हुई, उसके आंकड़े घोषित हो गए, तो जिसको पॉलिटिकल यूज करना पॉलिटिकल यूज करेगा, जिसको सामाजिक यूज करना सामाजिक यूज करेगा, जिसको जिस प्रकार का यूज करना है करेगा। इसका राज यह है कि चलो अगर मजबूरी में जनगणना करनी भी पड़ जाए, आंकड़े घोषित मत करो। अगर करना भी पड़ जाए, जैसे कांग्रेस के समय पार्लियामेंट बंद हुई थी तो मजबूरी में आ गई थी कांग्रेस, और मनमोहन सिंह ने कहा पानी नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम जनगणना करेंगे। फिर बाद में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस की सरकार में एक बहुत अच्छी बात थी। वो अच्छी बात क्या थी? जितने जीओएम बनते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, लगभग के चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बना दिया जाता था। प्रणब मुखर्जी को सब लोग सेकुलर ब्राह्मण मानते थे। जब राष्ट्रपति से रिटायर हुए तो आरएसएस की शाखा में पहुंच गए, तो हमने सेकुलर मानने वाले लोगों से पूछा, अरे आप तो सेकुलर मान रहे थे, अब क्या हुआ? कहा ऊपर ऊपर देख रहे थे, नीचे वाला नहीं देख पाए थे, इसलिए नहीं समझ पाए। तो प्रणब मुखर्जी को जनगणना पर भी फैसला करने के जो जीओएम बनाया गया, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, और प्रणब मुखर्जी ने सारा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कर दिया? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दिया, और आम जनगणना के साथ ओबीसी की जनगणना नहीं होने दिया। और इस जनगणना के मुद्दे को दबाने के लिए अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को मैदान में उतार दिया। तो ये उस समय हुआ। तो आरएसएस कह रहा, तुम भी अगर संकट में फंसे हो तो कर लेना, मगर आंकड़े जाहिर मत करना।
तो ऐसा क्यों हो रहा? तो ये ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी मुख नहीं, मुखौटा। आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने एक ओबीसी का मुखौटा लगाया है कि ओबीसी देखे तो उसको लगे ओबीसी अरे अपना आदमी है, वो पिछड़ी जाति का है, चाय बेचने वाला है, इसको। तो ये जो हो रहा है, ये बात हम लोगों को समझने की, जानने की जरूरत है। जनगणना इसके लिए रोकी गई है, ओबीसी के अधिकार इसके लिए रोके गए हैं, 3.5% ब्राह्मणों की सत्ता और व्यवस्था पर उनका ही नियंत्रण होना चाहिए। इस देश के असल बासिंदों का के हाथ में नहीं आना चाहिए सिस्टम, इसके लिए रोका गया है। इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है और इसके लिए ईवीएम लाया गया, आज थोड़ी लाया गया। काशीराम जी ने जब नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और तमाम राज्यों में बैकवर्डों की पार्टियां डेवलप हो रही थी, सरकार बना रही थी, और कांग्रेस को बड़ा मुश्किल हो गया था चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उस समय ईवीएम लाई गई। और 2004-2009 के चुनाव में कांग्रेस ने किया गड़बड़ी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ कोर्ट गए, जो बीजेपी में। तो इसलिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो बगैर ईवीएम के वोट चोर गद्दी छोड़ देगा। ईवीएम रहेगा, वोटर लिस्ट सही हो जाएगी। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में कहां गड़बड़ी है इसकी बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट ठीक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल वोटर लिस्ट ठीक होने से चुनाव में गड़बड़ी बंद हो जाएगी। ईवीएम रहेगा और वोटर लिस्ट ठीक हो जाएगी तो चुनाव में गड़बड़ी बंद हो जाएगी। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था ईवीएम के खिलाफ। अब मुंह पर टेप क्यों लग गया? कोई गुप्त समझौता है क्या कि 10 साल हमने किया, 10 साल तुमने किया, अब हमको दो नहीं तो हम हल्ला मचाएं? क्यों ईवीएम को बचाना चाहती है कांग्रेस? अगर वो चोर से गद्दी खाली करवाना है तो ईवीएम को भी तो मुद्दा बनाना पड़ेगा, ईवीएम को भी तो हटवाना पड़ेगा। बिना ईवीएम के कैसे वोट चोर गद्दी छोड़ेगा? ईवीएम की वजह से सबसे बड़ी चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगवा दिया। गिनती तो हो उसकी, तब तो पता चलेगा कि सही को मशीन सही है कि गलत है। वो तो हो नहीं रही, तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जब लखनऊ में अपना सम्मेलन कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी के लोग मिलने के लिए गए। शिवदयाल सिंह चौरसिया और कई ओबीसी के लोग मिलने के लिए गए, और उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अनुरोध किया कि आप जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको अधिकार मिल गए, लेकिन हम ओबीसी के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा भी नेतृत्व करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मंच से उन लोगों को जवाब दिया और कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करें। गोविंद बल्लभ पंत कोई अहरे गहरे नहीं थे, मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के। जो बाबा साहब ने कहा उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम ने वो किया, और तब नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब सपा और बसपा इकट्ठा हुई तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी ये इकट्ठा हुआ। तो जो बाबरी मस्जिद आंदोलन था उसके बावजूद भी बीजेपी गायब हो गई। तो इसलिए नारा लगा कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।
तो हम लोगों को इकट्ठा आने की जरूरत है। जिनको दवा की जरूरत है, देखो संविधान की जरूरत किसको? हमको, आपको है। वो तो बीच बीच में कहते रहते हैं हमें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, कहते रहते हैं बीच बीच में। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, तो हमें आपको इसको अपने आदमी को समझाना होगा, समाज को समझाना होगा कि ये संविधान क्या है, इसमें क्या लिखा है, क्या तुम्हारे अधिकार, ये लोकतंत्र क्या है, तुम्हारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। और इसके लिए हम लोगों को एकजुटता कायम करनी होगी। अगर इसके लिए हम लोग एकजुटता कायम करते हैं तो परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को तो हर बार गुस्सा दिला दिया जाता है। हर इलेक्शन में हम बहुत गुस्से में रहते हैं। 14 में बहुत गुस्से में थे, किसके खिलाफ? कांग्रेस के। ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बहुत गुस्से में थे। देखो हमारे लिए जैसे कांग्रेस है वैसे बीजेपी है। कांग्रेस को जब जब मौका मिला तो ओबीसी को रोका। मंडल जब बीपी सिंह ने लागू किया तो राजीव गांधी ने घंटों भाषण दिया था पार्लियामेंट में। वैसे लोग कहते थे राजीव गांधी को भाषण देना नहीं आता, लेकिन घंटों। और बीजेपी ने क्या किया? आरएसएस ने मंडल बनाम कमंडल चला दिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ओबीसी के लोगों को जिनको मंडल की लड़ाई लड़नी थी उनको बहकाकर कमंडल की तरफ लेकर गया। तो दोनों तो मिलकर एक ही काम कर रहे भाई, दूसरा तीसरा काम थोड़े ही कर रहे, दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने से लेकर, ताला खुलवाने से लेकर, पूजा करवाने से लेकर सारा काम कांग्रेस के लोगों ने करवाया। और जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी तो प्रधानमंत्री कौन था? किसकी सरकार थी? तो पूजा पर बैठ गए थे, फोन ही नहीं उठाया जब तक। अभिनय कटियार ने इंटरव्यू दिया तो कहा, प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा काम हो गया। तो मिलजुल कर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाना चाहते थे, दोनों का फायदा है। जब हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है तो तमाम जेंटलमैन अपने जो हैं सेकुलर तथाकथित वो कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं। और 15% मुसलमान वो भी कांग्रेस की तरफ खड़ा हो जाता है। अपने जेंटलमैन कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं। और जो जेंटलमैन नहीं है वो बीजेपी की तरफ हिंदू के नाम पर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों का फायदा हो जाता है। और तीसरी जो फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार और जो हमारे तमाम महापुरुष हुए, चाहे वो जगदेव बाबू हुए, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उन सभी लोगों की जो विचारधारा है जो इन दोनों से अलग है, उस विचारधारा को दबा दिया जाता है। तब भी दबाया गया, अब भी दबाया जाए। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि हमें गुस्सा दिलाया जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ 14 में हम बहुत गुस्से में थे। जब बहुत गुस्से में थे तो क्या किया? बदल दिया तो बीजेपी को ले आया। और इस समय बीजेपी के खिलाफ भयंकर गुस्से में है। अब इधर गुस्से में है तो एक को हटाते हैं दूसरे को लाते हैं, दूसरे को हटाते हैं तो पहले को लाते हैं। इसीलिए काशीराम साहब कहते थे कि एक राजा राम है, एक सीताराम है। सीताराम को भगाओ तो राजा राम आता है, राजा राम को भगाओ तो सीताराम आता है, फिर सीताराम को भगाओ तो फिर राजा राम आता है। और ये राजा राम और सीताराम दोनों एक ही, जैसे वाई होता है ना, वाई ऊपर दो दिख रहे हैं, नीचे एक है, ऊपर दो है, नीचे एक है, ये दोनों एक ही है। जो जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में हुआ था, क्या हुआ उसका? बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो 2-4 को तो सजा होनी चाहिए थी, क्या हुआ? हुआ ही नहीं। 2G स्पेक्ट्रम हुआ ही नहीं, जिस पर सरकार बदल गई, कहा हुआ ही नहीं। गुस्सा क्यों दिलाया जाता? जब कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के पास जाते हैं और कान में पूछते, आ गए? आ गए। कैसे आ गए? हमने इनको 4 जूता नहीं लगाया होता, ये गुस्से में आते? नहीं आते। तो तुमको लाते, तुम कौन सा अच्छा काम किए हो इनके लिए? अरे हमने इनको 4 जूता लगाया इसलिए बहुत गुस्से में आए कि बदलना है तो हम ही को लाना है, तो ले आए। हमने लगाया तो तुमको ले आए। अब तुम ध्यान रखना, हमने 4 मारा था, 4 का 3 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। तो बीजेपी ने 2 क्या 4 बढ़ा दिया। अब और वो हल्ला मचा हुआ है कि अरे भैया तो और ज्यादा खतरनाक है, इसको भी भगाओ। अब
भगाओ तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, उसको भगाना चाहते तो हम ही है ना, हमारे पास आ जाओ, उसको भगाओ, उसको लाओ, उसको भगाओ, उसको लाओ। ये खेला चल रहा, और इसके बीच में कोई आदमी प्रभावित हो गया किसी गरीब आदमी की बात सुनकर। अरे बैकवर्डों की कोई बात नहीं सुनता है, ऐसा सुनकर कोई बैकवर्ड आदमी प्रभावित हो गया कि चलो हम ही लड़ लें, बैकवर्डों की संख्या 90% है तो लड़ लेते हैं, ओबीसी एससी एसटी की संख्या 90% है तो लड़ लेते हैं। हो गया वोट मांगने, भाई साहब हम भी खड़े हैं, हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आप जो बोल रहे हैं वही हम पार्लियामेंट में जाकर बोलेंगे। अरे अरे तुमको कैसे वोट देगा, भैया बहुत गुस्से में तुम आगे वोट काटने के लिए, तुमको कौन खड़ा कर दिया, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। अरे भाई साहब आप ही कह रहे थे बैकवर्डों की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं इसलिए तो आए हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही, बीजेपी नहीं लड़ रही। नहीं अभी हम बहुत गुस्से में हैं, अभी तो तुमको वोट नहीं दे सकते, अगली बार आना। तो मन में सोच के बैठ गया, सोचा अगली बार आए। अब अगली बार जिसने 4 जूता मारा था वो जिसको लाए वो आज कर दिया, गुस्सा और बढ़ गया। फिर अगली बार फिर ओबीसी वाला कैंडिडेट पहुंचा, भाई साहब पिछली बार कहा था कि अगली बार आना, इसलिए अगली बार आ गए, अब की तो सपोर्ट। अरे इस बार तो हम और ज्यादा गुस्से में हैं, इसको भी भगाना, तो इसको भगाओ, उसको लाओ, उसको भगाओ, उसको लाओ, तो तुम्हारा कब आएगा? तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को समाज को जागृत करना है, समाज को संगठित करना है, और जागृत और संगठित करके इस देश में अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना है। और इसके लिए केवल हाल में कार्यक्रम करने से काम नहीं बनेगा, इसलिए इसमें मुद्दा बनाया गया है चलो गांव की ओर। तो चलो गांव की ओर जाना होगा, और गांव में जाकर संगठन बनाना होगा। मान लो 6 लाख गांव में संगठन बनाए, और 6 लाख गांव से 50 आदमी केवल तैयार किया, तो कितने लोग हो गए? 3 करोड़ लोग हो गए। 100 आदमी तैयार किया तो कितने लोग हो गए? 6 करोड़ लोग हो गए। 200 आदमी तैयार किया तो 12 करोड़ लोग हो गए। 250 आदमी तैयार किया तो 15 करोड़ लोग। 15 करोड़ में से 50 लाख आदमी को जयपुर भेज दिया। कितने? 15 करोड़ तैयार किया देश भर में, और देश भर में 50 लाख आदमी को जयपुर बुला लिया। किस लिए? ये जो मनु महाराज बैठे हुए हैं इनको उठा के अपने घर ले जाओ, तो एक को ईंट बचेगा? मनु का एक को बचेगा? अगर 50 लाख आदमी जयपुर आ गए तो मनु बचेगा? तो ये जो विषय लगाए है ये खत्म हो सकता है। जन भावनाएं इसके लिए पैदा करने की जरूरत है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने की जरूरत है। और अगर 15 करोड़ लोगों को सड़क पर उतार दिया तो वो जो पुलिस वाले अभी कहते हैं डंडा मारते हैं ना, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, क्या करना बताओ, खड़े हो गए, पड़ोस में खड़े हो गए ना, यहाँ भी खड़े हो जाएंगे। आप जन आंदोलन खड़ा करो, यहाँ भी खड़े हो जाएंगे, और जितनी समस्याएं हैं उन सब का समाधान जन आंदोलन से संभव है। इसलिए चलो गांव की ओर अभियान चलाना होगा, राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति के साथ जब ये जन आंदोलन होगा तो क्या होगा? नेपाल में क्राउड का जन आंदोलन हो गया, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, उन्होंने संसद भवन फूंक दिया। ये अरे फूंकना क्यों है भाई, हमारी संपत्ति है, हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे टैक्स से बनी है। एक भी हिंसा नहीं होनी चाहिए जन आंदोलन में, और तब नहीं होगा जब आपका कैडर गांव गांव तक होगा। एक भी हिंसा नहीं होनी चाहिए जन आंदोलन में। राष्ट्र की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, आज वो हटेंगे तो कल हमको चलाना है, तो सब चीजों की जरूरत है। तो चलाने के लिए जरूरत है, तो फूकने की, गिराने की, जलाने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क पे आकर खड़े हो जाओ, खाली कर देंगे लोग। अरे संसद से अंदर बाहर आना पड़ेगा ना, मान लो संसद घेर लिया, अंदर बाहर कैसे आएंगे? जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। और जब इस प्रकार का जन आंदोलन होगा तो सिस्टम व्यवस्था बनेगी, नहीं तो अव्यवस्था पैदा हो जाती जन आंदोलनों से। अगर केवल क्राउड सड़क पे आ गया तो अव्यवस्था पैदा
हो जाती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज वे में जन आंदोलन होता है तो एक सिस्टम के बजाय दूसरा सिस्टम संभालने वाले लोग उस सिस्टम को संभाल लेते हैं और सही तरीके से उस सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। उसके लिए गांव गांव में संगठन बनाना होगा और